साथियों नमस्कार। साथियों, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि एसआईआर का राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसकी रिपोर्ट फरवरी में जारी कर दी जाएगी। और ये जो राउंड है 12 राज्यों में किया जाएगा। और 12 राज्यों की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 50 से 55 करोड़ लोग इन राज्यों में रहते हैं। अर्थात एसआईआर के जरिए इन 50 से 55 करोड़ लोगों को स्कैन किया जाएगा कि कौन फर्जी वोटर है, कौन दो जगह की वोटर आईडी कार्ड बनवा चुका है, कौन ऐसा है जो मर चुका है लेकिन उसका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है। इस प्रकार से स्कैनिंग की जाएगी। जैसे इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया उसके बाद से विपक्षी दलों में हाहाकार मच गया है। कोई धमकी दे रहा है, कोई इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, किसी ने आने वाले समय के लिए बहाने तैयार कर लिए हैं। यानी कि हर कोई अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है। आइए एक एक करके देखते हैं किसने क्या प्रतिक्रिया दी है, किसने किस तरह से इसका विरोध किया है, बीजेपी किस तरह से एसआईआर के जरिए इलीगल तरीके से प्राप्त वोटर अधिकार को छांट रही है, और किस प्रकार से योगी जी ने यह काम पहले ही स्टार्ट कर दिया था। सब पर नजर डालते हैं। देखिए, इन्होंने फेज 2 की बात करी है। 12 राज्यों में होगा, 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और ये लगभग 7 फरवरी को अपना पहला ड्राफ्ट दे देंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि इतने लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, इतने लोग ऐसे हैं जो उस राज्य से निकल के दूसरे राज्य में चले गए, वहाँ का वोटर आईडी प्राप्त कर लिया है, इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीके से वोटिंग राइट्स प्राप्त किए थे। इस तरह से बातें करी जाएंगी। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि बिहार में ये कराया गया था, जिसमें लगभग 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। ये 65 लाख लोग वो थे जो मर गए थे या विस्थापित हो गए थे या गलत तरीके से वोटिंग अधिकार प्राप्त किए हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने यह भी बोला था कि अगर किसी को लगता है कि वो वैलिड वोटर है और उसका नाम कट गया है तो वो अपील कर सकता है। एक भी वैलिड अपील नहीं आई। कुछ लोगों ने कुछ दस्तावेज दिए जो पता चला कि फर्जी थे। इन लोगों को, इन दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। और जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे राहुल गांधी हों चाहे कोई और हो, जो लगातार इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, कभी वोट चोरी कह रहे थे, वो लोग भी एक भी एफिडेविट ऐसा नहीं दे पाए जो इलेक्शन कमीशन के इस स्टेप का खंडन करता हो। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से बोला भी था कि राहुल गांधी, आप आरोप तो लगा रहे हो, कोई भी चीज आरोप लगा रहे हो तो उसको आप सरकारी कागज में लिख करके दे दो, एफिडेविट के रूप में लिख करके दे दो, हम स्वीकार कर लेंगे। राहुल गांधी नहीं दे पाए, क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैंने सरकारी कागज में लिख करके दे दिया और कल को अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। इस तरह से नेता लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं। एक बात और, राहुल गांधी ने कोशिश की कि बिहार में हुए एसआईआर को मुद्दा बनाया जाए, कैसे भी बिहार के एसआईआर को वोट चोरी से जोड़ा जाए और जनता को कंफ्यूज किया जाए, जनता के दिमाग में भ्रम डाल दिया जाए कि जनता नहीं चुन रही है मोदी सरकार को या बीजेपी सरकार को, ये तो बेईमानी से सत्ता में आ रहे हैं। ये पूरा एक अभियान चलाया गया, तेजस्वी यादव को साथ में लेकर के यात्राएं करी गई, लेकिन इस अभियान का ग्राउंड स्तर पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। अर्थात जनता जान रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जनता जान रही है कि वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह से फेक है। हाँ, कुछ कांग्रेस सपोर्टर जरूर हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको करना है, वो सपोर्टर हैं। बाकी एक न्यूट्रल या जो ऐसी जनता जो समय आने पर अपना वोट कभी इसको दे आती है तो कभी उसको दे आती है, जो स्विंग वोटर होता है, वो ये जान रहा है कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं, जबरदस्ती इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। इस देश में लंबे समय से कोशिश करी जा रही है कि कैसे भी संवैधानिक संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को शंका के दायरे में लाया जाए, डाउट के दायरे में लाया जाए, जिससे कि जनता को ये लगे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जनता के अनुसार नहीं हो रही है, सब कुछ बेईमानी से हो रही है। कभी वोटर चोरी की बात करी जाती है, कभी कहा जाता है ईवीएम खराब है, कभी कहा जाता है कि जो है इलेक्शन कमीशन को सरकार ने खरीद लिया या कॉम्प्रोमाइज्ड है, कभी ईडी के बारे में ऐसा कहा जाता है, कभी राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहते हैं कि यहाँ तो डेमोक्रेसी खतरे में है, यहाँ तो हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, इस तरह से बातें करते हैं। तो और कभी संविधान के बारे में कहा जाता है कि संविधान को बदल देंगे ये लोग, कभी कहा जाता है कि देश बेच दिया अडानी को। इस तरह के जो डायलॉग्स हैं वो उन लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं जो इनका कोर वोटर है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी ये जो वोट चोरी अभियान है ये ज़मीन तक पहुंचा ही नहीं है। अगर ज़मीन तक पहुंचा होता तो बिहार में अभी भी ये मुद्दा होता। अगर ज़मीन तक पहुंचा होता तो राहुल गांधी अभी भी बिहार में रैली पर रैली कर रहे होते और इस मुद्दे को उछाल रहे होते। अभी भी अगर पहुंचा होता तो आप डेली सुन रहे होते कि बिहार में वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है, जिसे हर नेता बोल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई नेता नहीं बोल रहा, ना ये मुद्दा है, ना राहुल गांधी बिहार में जाकर के रैली पर रैली कर रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में रैली करेंगे वो, लेकिन इतने दिनों से जो गायब हैं वो समझ गए थे कि ये मुद्दा वहाँ चल नहीं पाया है। तो जनता ने तो खारिज कर दिया है, लेकिन नेता लोग खारिज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नेता लोगों को ये पता है कि हम किस तरह से एक ही इंसान से 2 बार वोट पड़वाते हैं, हम किस तरह से इलीगल तरीके से आए हुए लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनवा देते हैं। इनको पता है ये किस तरह से अपने
फर्जी डेमोग्राफी के जरिए एक वोट बैंक तैयार करते हैं। और अब इन्हें यह भी पता है कि जब ये छटनी होगी तो इनका एक बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो छट जाएगा, जिससे इनके हारने के संकेत बनते हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ बोल रहा हूं, मैं तो इनके खिलाफ हूं इसलिए बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं हर चीज़ विद प्रूफ लेके आया हूं और आपके सामने उसको पेश करूंगा। ममता बनर्जी ने क्या कहा है यह भी बताऊंगा। देखिए, ममता बनर्जी ने जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया उसी वक्त अपने यहां कई डीएम्स, कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को इधर से उधर से इधर ट्रांसफर कर दिया। ममता बनर्जी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये एसआईआर बंगाल में हो जाएगा। उनको लग रहा था ये ऐसे ही हवाबाजी हो रही है, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अचानक से ऐलान कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जैसे ऐलान हुआ, इन्होंने सभी जितने अफसर थे इधर से उधर कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि इन्होंने अपने मनचाहे अफसरों को अपसेट किया है उस जगह पर जहां पर इनके उस तरह के वोटर रहते हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी ने यह धमकी दी है कि हम, या इनकी पार्टी ने धमकी दी है कि हम एसआईआर पर विरोध करेंगे। पहले तो इनका ये जो विरोध है भी स्टार्ट हो गया है। वहाँ पर जितने भी रोहिंग्याज हैं, इलीगल तरीके से आए हुए बांग्लादेशी हैं, उनको तख्ता पकड़ा के सड़कों पर निकाल दिया। कहीं जगह छोटी छोटी रैली देखने को मिल रही है। लेकिन इनकी पार्टी ये कह रही है कि हम तो एक तरीके से डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, हम एसआईआर का विरोध करेंगे। लगातार ये विरोध करने की बात कर रहे हैं। देखते हैं ये क्या विरोध करेंगे। उसके अलावा जो ममता बनर्जी हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि विपक्ष को लामबंद किया जाए इस मुद्दे पर, जितने भी विपक्ष हैं। सेम कोशिश तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी कर रहे हैं। 2 नवंबर को इन लोगों की एक बैठक भी है। आप एक चीज़ पर गौर करना, ये जितने भी बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं ये ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। चाहे बंगाल हो, चाहे ये तमिलनाडु हो। तमिलनाडु बॉर्डर नहीं है, लेकिन हाँ वो समुद्र से बॉर्डर बनता है, वहाँ से कोई भी आ सकता है इलीगल तरीके से। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब्दुल्ला ने भी बोला है। अब्दुल्ला ने तो ये तक कह दिया है कि हम पहले देखेंगे अगर बिहार में आरजेडी जीत जाती है तो ये एसआईआर सही हुआ है, और अगर बीजेपी या एनडीए जीतती है तो एसआईआर में धांधली है। अब ये कौन सी बात हुई साहब? बिहार में जो 65 लाख वोटर, फर्जी वोटर या जो सो कॉल्ड विस्थापित या मरे हुए वोटरों का नाम काटा गया है, उसमें क्या सबके सब बीजेपी के थे? बताया जा रहा है उन 65 लाख में से तो 18 लाख नाम ऐसे हैं जो लोग मर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद से 1951 से लेकर के 2002 तक टोटल 8 बार एसआईआर हुआ है, अलग अलग नामों से हुआ है। 8 बार में से 7 बार ऐसा हुआ है जो कांग्रेस के काल में हुआ है। तब कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी, किसी विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार अटल जी के कार्यकाल में हुआ है, तब भी इनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अटल जी बहुत सॉफ्ट तरीके के नेता थे। इनको यह पता है कि इस बार जो हो रहा है 9वीं बार, ये मोदी और शाह के नेतृत्व में हो रहा है और ये एक एक को बिल में से निकाल करके बाहर कर देंगे। इसलिए ये ज्यादा डरे हुए हैं और इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। त्रिपुरा की एक खबर आई है, मैं वो अपनी बात को पुष्ट कर रहा हूं किस तरह से ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। त्रिपुरा से खबर आई है कि 11 बांग्लादेशी नेशनल्स और 10 रोहिंग्यास को बीएसएफ ने पकड़ा है और निकाल के बाहर फेंका है। ये त्रिपुरा की घटना है। अब ये खबर आई थी 2 दिन पहले, गोवा में एक जगह पर डकैती पड़ी है, वो डकैती कुछ रोहिंग्यास ने डाली है। यानी ये गोवा तक फैले हैं, त्रिपुरा तक तो फैले ही हैं, बॉर्डर लगता है, असम में भी फैले हुए हैं, जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए हैं, दिल्ली तक पहुंच गए हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है भारत में जहां ये नहीं पहुंच पाए हों। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूं। देखो, ये स्टालिन है, तमिलनाडु के सीएम है, इनको भी दिक्कत है। इनको क्या दिक्कत है बताता हूँ। इन्होंने क्या खेल खेला है वो भी बताऊंगा। पहले एक आपको बैकग्राउंड समझाता हूं। देखिए, जितने भी गलत तरीके से बांग्लादेशी या रोहिंग्याज आते हैं वो या तो असम आएंगे, आप कहोगे मेघालय आएंगे। पहले मेघालय और असम एक ही था, 1971 के आसपास की बात कर रहा हूं। जब बांग्लादेश बना था तो बहुत सारे बांग्लादेशी ऐसे हैं जो भारत में एंटर कर गए थे। असम आएंगे या त्रिपुरा जाएंगे या बंगाल आएंगे, यहीं तो आएंगे। फिर धीरे धीरे बंगाल के रास्ते पूरे भारत में फैलेंगे। आप अगर अभी देखें तो असम में तो एनआरसी हो चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ था। 2019 में इसकी रिपोर्ट आ गई थी। इस एनआरसी में लगभग 19 लाख लोग ऐसे पाए गए जो गलत तरीके से आए हुए थे और यहां पर बस गए थे, असम के नागरिक या वहां के रेजिडेंट बन करके रह रहे थे। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा बंगाल में आएंगे। तो आप देख रहे हो ममता बनर्जी किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है। आपको यह भी पता है कि विद द टाइम इस पूरे क्षेत्र को एक नक्सलवाद की बेल्ट बना दिया गया था, नक्सलिज्म फैला हुआ था इसमें। तो सरकार ने नक्सलवाद पर भी क्रैकडाउन किया है।
जिसे अगले साल मार्च तक पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। नक्सलवाद पर 90% तक तो क्रैकडाउन हो गया है। तो सरकार ने पहले नक्सलवाद को पकड़ा है। जाहिर सी बात है नक्सलवादी भी उनको पनाह दे रहे हैं, तो पहले वो पनाह देने वाला जो इनका पूरा अरेंजमेंट है इसको खत्म करो, उसके बाद फिर इन चूहों को पकड़ो जो गलत तरीके से आकर के यहाँ रह रहे हैं और डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। तो पहले नक्सलवाद को क्रैकडाउन किया है, अब इन चूहों को पकड़ रहे हैं और इन पर क्रैकडाउन हो रहा है। तो साहब इस पूरी बेल्ट पर देखोगे तो नक्सलवाद फैला हुआ था। नीचे आप देखो तो तमिलनाडु में लगातार किस तरह से जहर उगला जा रहा है डीएमके के द्वारा, जिसमें हिंदुइज्म के खिलाफ, जिसमें हिंदी के खिलाफ लगातार जहर उगला जा रहा है। तो अभी नक्सलवाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसके कुछ लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु तक जाकर के शिफ्ट हो जाए, एक नया ठिकाना यहां बनाए, क्योंकि उनको यहां फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। और ये जानबूझकर किस तरह की कोशिशें की जा रही है, कुछ जो तस्करी करके सामान मंगाया जाएगा वो श्रीलंका के रास्ते ऐसे मंगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ी भी गई हैं रॉकेट लॉन्चर टाइप के, जो आर्मी वगैरह के तो नहीं है, इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं से आए हैं। तो यानी कि एक बेल्ट पूरी जो ये है इसको प्रभावित किया गया है लंबे समय से। तुम यहां पकड़ोगे तो यहां निकलेंगे, यहां पकड़ोगे तो यहां निकलेंगे, इस तरीके का है। वो बैलून होता है ना लंबा वाला, एक तरफ से दबाओ तो दूसरी तरफ से फूल जाता है, इस तरह से। तो क्रैकडाउन करने की आवश्यकता है एक साथ। इसलिए 12 राज्यों के जो नाम देख रहे हो इसमें आपको बंगाल भी मिलेगा तो तमिलनाडु भी मिलेगा, यूपी भी मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो किस तरह से ये पूरा एरिया पकड़ते हैं, इसलिए सरकार ने इस पूरे, या इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे एरिया को पहले पकड़ा है, क्योंकि यहां संभावना ज्यादा है इलीगल तरीके से आए हुए वोटर्स की। असम में काम पहले हो चुका है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसलिए ये नेता ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, बाकी नहीं फड़फड़ा रहे हैं। आप देखिए, ठीक है, बाकी सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन जितनी ज्यादा आपको लाउड ये लोग सुनाई दे रहे हैं उतना कोई नहीं सुनाई दे रहा। उसके अलावा आइए आप जम्मू में क्या हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये है जम्मू में लंबे समय से इन रोहिंग्यास को वहां की सरकारी जमीन, वहां के जंगल की जमीन, वहां के जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई नहीं रह रहा, धीरे धीरे आवंटित किए जा रहे थे। किसी को पता ही नहीं चल रहा था। यह पता तब चला जब मनोज सिन्हा वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिए गए। उन्होंने देखा कि भाई सरकारी जमीन जा कहां रही है, ये इन लोगों को आवंटित है। तो जब पता चला ये आवंटित इन लोगों को है, किसने किया? उमर अब्दुल्ला, इनके ये शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उधर आपका ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, इन सब ने इनको यहाँ बसा करके डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया है। जब रोहिंग्यास यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गए तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अथॉरिटीज़ ने कह दिया है कि पावर और वाटर सप्लाई को क्रैकडाउन किया जाए, जो इलीगल रोहिंग्यास यहाँ करके जम्मू में बस गए। इनकी बिजली पानी काट दो, निकलते बनेंगे, और उनके वोटर आईडी कार्ड तो चेक हो ही जाएंगे, आप जान ही रहे। अब बताओ ये कहाँ से आ गए? जो लोग ये सोच रहे हो कि हम सब फर्जी बात बोल रहे हैं, वो ये बता दें ये क्या खबर झूठी है या ये खबर झूठी है। तो ये एक बात है। बाकी मैंने आपको जो नेशनल एनआरसी बताया असम का, इसमें लगभग असम में 19 लाख लोगों को उससे बाहर किया गया है कि आप असम के नहीं हैं। ये रहा 1.9 मिलियन एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से आए हुए थे या बांग्लादेशी थे, ठीक है। इसके बाद आपको एक खबर और दिखाता हूं मैं। अच्छा, इस पर विपक्ष क्या कह रहा है कि ये जो 12 स्टेट्स में होगा ये अब नया वोट चोरी अभियान होगा। इसको वोट चोरी फिर बोलें जिससे कि इनकी जनता कंफ्यूज हो जाए। देखो, इनकी जो मेन जनता है एक्चुअली ये मुसलमानों को डराना चाह रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे कांग्रेसी, ये मुसलमानों को इस तरह से डराना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारा नाम कट जाएगा, देखो तुम्हारा नाम कट जाएगा। भाई मुसलमान अलग चीज़ है, रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से आए वो अलग चीज़ है। लेकिन ये कैसे भी करके विपक्ष वाले क्या करते हैं, जब भी हम रोहिंग्यास या बांग्लादेशी की बात करें तो इन्हें मुसलमानों से जोड़ देते हैं। भाई मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हो? हमारे देश के मुसलमान अलग हैं। इलीगल तरीके से आया हुआ हिंदू भी गलत हो, सही भगाओ, क्या दिक्कत है? इलीगल होता है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, रोहिंग्यास और बांग्लादेशी को ऐसे दिखा देंगे जैसे सब मुसलमानों पर कहर बरप रहा है, और मुसलमानों को डरा देंगे। इतना डरा दो कि सब इकट्ठे होकर के कांग्रेस को वोट दिए। ये पूरा अभियान ये चलता है और कुछ नहीं चलता, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। खबर आई है 27 अक्टूबर की खबर है कि देश में लगभग 8000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उन 8000 स्कूलों में 20,000 टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं और लगातार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अब आप इसे क्या कहेंगे? और देखिए, आप जानकर के हैरान होंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा टीचर वेस्ट बंगाल में हैं, 17,965।
20,000 में से 17,000 से ऊपर 17,500 तो वेस्ट बंगाल में ही है। अब ये किसको वेतन जा रहा है? यहां से पैसा पहुंचता है इन सबको पालने पोसने का। यूपी में जब कुछ स्कूल्स को बंद किया गया था तो बड़ा विरोध हुआ कि अरे योगी ने स्कूल बंद कर दिए, बताइए। तो जहाँ स्कूल में कोई नहीं होगा या एक आध दो छात्र होंगे उनको बंद करो, उन एक दो छात्रों को किसी और स्कूल में एडजस्ट कर दो। उसके कारण वहाँ कई सारे टीचर्स को आप पैसा दे रहे हो जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्या मतलब है? हालांकि ये जो 20,000 टीचर हैं या जो 8,000 स्कूल हैं, पहले इनका आंकड़ा लगभग पिछले साल का 12,954 था। इतने स्कूल थे जिसमें कोई टीचर नहीं था। अब ये घट गया है, अब 8,000 पे आ गया है। लेकिन फिर भी आप देखो 8,000 है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है वो बंगाल का है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बंगाल के बाद है तेलंगाना का, तेलंगाना के बाद है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के बाद है उत्तर प्रदेश का। ठीक है जी। तो अब इसे आप क्या कहेंगे? उसके अलावा एक खबर और बता दूं, पंजाब की पंचायत ने एक चीज़ का विरोध किया है, या पंजाब की पंचायत से कोशिश कर रही है कि जितने भी यूपी बिहार से वर्कर्स पंजाब में जाकर के काम कर रहे हैं, उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको वापस भेज दो यूपी बिहार। ऐसा क्यों प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि वहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, चाहे वो यूपी से आए चाहे बिहार से आए, अगर वो पंजाब में आके रह रहे हैं, उन्हें 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो उनको कायदे से पंजाब का वोटर ID कार्ड मिलना चाहिए। तो भाजपा वहां पर कोशिश कर रही है कि सबको वोटर ID कार्ड मिले जो पंजाब में लंबे समय से रह रहे हैं, क्योंकि वो अपना यूपी बिहार छोड़ चुके हैं, पंजाब में रह रहे हैं और वोट दे नहीं पा रहे हैं। तो भाई यूपी बिहार का वोटर ID कार्ड नहीं मिले तो पंजाब का मिल जाए। अब वहां की विपक्षी दल कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी वगैरह ये सब जानते हैं कि अगर ऐसा काम हुआ तो करीब 20 लाख नए वोटर जुड़ जाएंगे जो यूपी बिहार से होंगे, और यूपी बिहार से एक बड़ा तबका ऐसा है जो बीजेपी को वोट दे देगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब में बीजेपी और मजबूत हो जाए। तो बीजेपी मजबूत पंजाब में ना हो जाए, इसलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि वहां पर एक ऐसा मुहिम छेड़ी जाए कि जितने भी यूपी बिहारी हैं उनको वापस भेजा जाए। आप समझ रहे बात को? तो ये कोशिश पंजाब में भी है। अब आपको एक आंकड़ा हम बताते हैं उत्तर प्रदेश का, कुछ रह तो नहीं गया। उत्तर प्रदेश, बाबा ने क्या किया है? खेल बाबा ने खेला है। बाबा को यह पता था, योगी जी को, कि लगातार कोशिश करी जा रही है नेपाल से यूपी में अराजक तत्वों को भेजा जाए। मैंने आपको बताया बॉर्डर स्टेट्स पकड़ते हैं, यहां भी आप देख लो बॉर्डर है, यहां भी देखो ये पूरा हमारे लैंड बॉर्डर ही पड़ता है। ठीक है, ये भी बॉर्डर ही है। तो यूपी में भी जाहिर सी बात है कोशिश हो रही होगी, बिहार में भी हो रही होगी, जाहिर सी बात है। तो यूपी में क्या किया गया था, कई सरकारी जमीनों पर इलीगल स्ट्रक्चर्स बना दिए गए थे, जो या तो मदरसा थे या कहीं कहीं मस्जिद बना दी गई थी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें यह खबर मई की है, 12 मई 2025 की। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। ओवर 350 इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग मस्जिद एंड मदरसा सील्ड और डिमोलिश्ड नियर नेपाल बॉर्डर। 350 से ज़्यादा मस्जिद और मदरसे वहाँ पर डिमोलिश कर दिए गए हैं। आपने एक भी आवाज़ नहीं सुनी होगी। कहाँ एक मस्जिद और मदरसे को छेड़ने पर भी कितना बवाल हो जाता है। 350 साफ कर दिए गए। इसके दो कारण थे। पहला कारण ये कि उन्हें पता है कि करवा कौन रहा है, और दूसरा उन्हें यह भी पता है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इलीगल है। तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा आवाज़ उठा भी नहीं सकते। अच्छा, इसको ही क्यों डिमोलिश किया गया? डिमोलिश इसलिए किया गया क्योंकि यहां से कई ऐसे स्ट्रक्चर थे जो मदरसा के नाम पर, कहने को मदरसा बना रखा है लेकिन अंदर दूसरे खेल चल रहा है, और वो खेल डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए किया जाता था। यूपी में, बिहार में, सब जगह दंगे कैसे कराओ, सूचनाएं कैसे पहुंचाओ, हथियार कैसे पहुंचाओ। अभी आप देखो संभल में जो लास्ट ईयर एक उपद्रव करने की कोशिश की गई थी, उसमें गोलियां चली थी, कट्टे चले थे। ये कहाँ से आई हैं? बताते हैं कि पाकिस्तान में बनी हुई गोलियां हैं। वो पाकिस्तान की गोलियां यूपी में कैसे आ गई? वाया नेपाल आई। अभी बरेली में देखो आप, कानपुर में देखो आप, एक कैंपेन चलाया गया था पूरा, जहाँ टकराव हुआ, टकराव में तमंचे गोली मिली, वो भी बाहर की बनी हुई थी। कैसे आई साहब? कोई जवाब दे इसका, है कि नहीं? तो इसको योगी जी पहले ही भाप गए थे। योगी जी ने कहा ऐसा ही होगा, कायदे से काम। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आपको याद होगा सन 2000 की बात है कि जाने 1999 की मैं भूल रहा हूं, IC-814 जो फ्लाइट थी, जिसे कांधार हाईजैक बोला जाता है, हाईजैक कर लिया था, फिर डोभाल साहब ने बचाया था। नेपाल से उड़ी थी, दिल्ली आना था उसे, फिर वो
चूंकि पकड़े ना जाएं वो आतंकी लोग, वो घूमते रहे, कभी पंजाब की तरफ जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, पर पाकिस्तान में रुकने नहीं दिया गया तो अफगानिस्तान चले गए, फिर कंधार में रुक गए। ये पूरा जो प्लेन हाईजैक हुआ था इसे कांधार हाईजैक कहा जाता है। भाई इसे कांधार हाईजैक क्यों कहा जाता है? ना तो फ्लाइट कांधार में जा रही थी, वो तो बाय द वे से रुकना पड़ गया, उन लोगों को कहीं सेफ लैंडिंग नहीं मिल पा रही थी तो वहां रुक गए। ना तो वो कांधार जा रही थी ना कांधार से आ रही थी। फिर कांधार हाईजैक क्यों किया गया? उस समय की मीडिया ने जानबूझ करके कांधार नाम इसलिए जोड़ा ताकि किसी का ध्यान काठमांडू पे न जा सके। कायदे से इसे काठमांडू हाईजैक बोलना चाहिए था ना, क्योंकि फ्लाइट तो वहां से उड़ी है। काठमांडू हाईजैक बोलोगे तो दुनिया का ध्यान जाएगा कि नेपाल में भी इस तरह की हरकतें हो रही है क्या। अफगानिस्तान का नाम ले दोगे, पाकिस्तान का नाम ले दोगे तो दुनिया समझेगी, भारतवासी समझेंगे ये तो ऑब्वियस है। कांधार हाईजैक, हाँ तो अफगानिस्तान के तो लोग ऐसे ही करते हैं। कोई बोलता मान लो कराची हाईजैक या लाहौर हाईजैक, हाँ तो वहाँ के तो लोग ऐसे होते हैं, तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। अगर कोई कहते काठमांडू हाईजैक तो आप कहोगे काठमांडू नेपाल में भी ये सब होता है क्या? फिर आप उसकी जड़ में जाओगे, सरकारें उस पर ध्यान देंगी, फिर और ज़्यादा लाइमलाइट में रहेगा वो क्षेत्र, सरकारों को एक्शन लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं ऊधम की, वो सब फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ती। तो नेपाल पर किसी को शक ना हो, नेपाल पर किसी का ध्यान न जाए, नेपाल चुपचाप एक इन लोगों के लिए गेटवे बना रहे, इसलिए मीडिया के द्वारा इस तरह का टर्म चलने ही नहीं दिया गया। ऐसे मीडिया पूरा एक नैरेटिव गढ़ता है। आप समझिए बात को। मैंने कई दफ़ा वीडियो बना करके बताया है कि किस तरह से हमारे देश में फर्जी किसान आंदोलन हो रहा था। उसमें राजदीप सरदेसाई ने फर्जी चीज़ें चला करके एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी। बाद में राजदीप ने खुद माफ़ी मांगी, लेकिन पहले तो तुमने खेल कर दिया था ना, वो तो उसका कोई परिणाम निकला नहीं, वरना तुम तो दंगा करा देते। तो ऐसे मीडिया वाले पीछे नहीं थे, ये पूरा एक नेक्सस काम करता है। तो आपके देश में, हमारे देश में आज अगर कोई 8,000 स्कूलों में 20,000 टीचर फर्जी का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, या कहीं पर डेमोग्राफी बदल गई है, या कहीं पर किसी भी तरह का हिंदी और हिंदू का अपोजिशन किया जा रहा है, या कहीं पर कोई कभी भी दंगा कर देता है, या कहीं पर फॉरेस्ट लैंड दे दी जा रही है, या कहीं पर माइग्रेंट्स को भगाया जा रहा है, या कहीं पर कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, तो क्या ये इत्तेफाक है? आप किसी भी पार्टी के वोटर हैं, एक बार अपने दिल से पूछिए क्या ये चीज़ सही हो रही है, गलत हो रही है। अब पकड़े जा रहे हैं या छाटे जा रहे हैं तो सही हो रही है, लेकिन अभी तक जो इन्हें बसा रहा था या जिनको पता था कि ये यहाँ है और कोई कुछ नहीं कर रहा था, क्या वो लोग सही थे? आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, इससे मतलब नहीं है, जाति धर्म कुछ नहीं होता। एक बार दिल से पूछिए कि आप सच्चे भारतीय हैं कि नहीं, और आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह से हमारे देश में आए हुए अराजक तत्वों को निकालने में आप शायद सपोर्ट तो करेंगे ही। तो एक बार पार्टी लाइन से ऊपर उठिए, ऊपर उठ करके भारतीय होकर के सोचिए और इस देश के साथ खड़े होइए। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या कोई भी हो, आप इस देश के मुसलमान हैं, आप एक अच्छे मुसलमान हैं, आप अच्छे मुसलमान बनिए। ये रोहिंग्यास बांग्लादेशियों को सपोर्ट मत करिए। बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं आप भी जान रहे हैं, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं आप भी जान रहे हैं। आप वैसे नहीं हैं, आप इनसे बहुत अलग हैं। बनना है तो सऊदी अरेबिया जैसे मुसलमान बनिए, यूएई जैसे मुसलमान बनिए, ईरान जैसे मुसलमान बनिए। ये बहुत अच्छे लोग हैं, उनको फॉलो करिए, इन नेताओं की बातों में मत आइए। रोहिंग्यास और बांग्लादेशी से अपने आप को एसोसिएट मत करिए, आप वो नहीं हैं। मैं खुद हिंदू हूँ, बावजूद उसके कह रहा हूँ कि अगर कोई हिंदू इलीगल तरीके से भारत में आता है तो उसे भगा देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भगाना चाहिए जैसे किसी रोहिंग्या को भगाना चाहिए। ये इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं, इनका कुछ भी दांव नहीं चल पा रहा है। जनता किसी भी मुद्दे को नहीं स्वीकार रही है, ये सच्चाई है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।